वेलकम गाइज टू द चैनल बाय कंसेप्ट विद मी। होप गाइज आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हमारा टॉपिक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया गाइज यहाँ पर हम होल डिटेल एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। साथ साथ में गाइज हम यहाँ पर इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी देखेंगे। तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिना स्किप किए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम आते हैं गाइज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के इंट्रोडक्शन पे। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया गाइज कॉमनेस्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है वर्ल्ड के अंदर। जो डिजीज न्यूट्रिशन से कारण होती है उनके अंदर ये सबसे कॉमनेस्ट है। कौन? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्लियर गाइज? अब गाइज वर्ल्ड के अंदर होती है अक्रॉस वर्ल्ड। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की हम बात करें तो गाइज सपोज करो एक दिन के अंदर, सपोज क्या करना है, होता ही है एक दिन के अंदर गाइज जो हमारी बॉडी है वो 1 मिलीग्राम आयरन जो होती है उसको क्या करता है, लॉस करता है। हमारी बॉडी 1 मिलीग्राम आयरन लॉस करता है। नॉर्मल ह्यूमन, ठीक है, 1 मिलीग्राम आयरन लॉस करता है। अब गाइस अगर ये 1 मिलीग्राम जो आयरन है हमारा 1 मिलीग्राम आयरन है, अगर ये वापस रिकवर नहीं हुआ तो आयरन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, आयरन कम हो जाएगा। तो आयरन की कमी हो जाएगी तो क्या डेवलप हो जाएगा, आयरन एफी डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, तो गाइस ये पूरा जो प्रोसेस है, इस कैसे क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म जो है वो हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हम इसको एक स्टोरी के फॉर्म में डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो को। क्लियर गाइस यहाँ तक सारी चीज़ें? अब गाइस इसको पूरी स्टोरी की तरह देखते हैं, स्टोरी ऑफ एफी। इसके अंदर हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन, इसका ट्रांसफर कैसे होता है आयरन का, ये सारी चीज़ें, और एक्सक्रीशन कैसे होता है डिस्कस करेंगे। अब इस नॉर्मल जो डाइट होती है, जो नॉर्मल डाइट है उसके अंदर 10 से 15 मिलीग्राम ऑफ आयरन, हम जो नॉर्मल डाइट खाते हैं ना उसके अंदर 10 से 15 मिलीग्राम आयरन होता है। क्लियर? उसका 5 से 10% ही हमारी बॉडी क्या कर पाती है, एब्जॉर्ब। नॉर्मल बॉडी उसका 5 से 10% ही एब्जॉर्ब कर पाएगी। नॉर्मल बॉडी की बात कर रहे हैं, नॉर्मल बॉडी के अंदर। लेकिन गाइस जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमन है और जो प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं उनके अंदर ये जो एब्जॉर्प्शन है 5 से 10%, ये बढ़कर कितना परसेंट हो जाता है, 20 से 30%। नॉर्मल लेडीज के अंदर नहीं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है उनके अंदर जो एब्जॉर्प्शन है ये बढ़कर 20 से 30% हो जाता है। क्लियर? कोई जो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो मेनली कहाँ होता है, डियोडिनम के अंदर होता है। कैसे होता है ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब गाइस यहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन की स्टडी करेंगे। सपोज ये एक ह्यूमन बॉडी है, दिस वन इज ह्यूमन बॉडी। क्लियर गाइस? क्लियर गाइस? यहाँ पर हमने आयरन आया, दिस वन इज आयरन। फूड से, कहाँ से आया, फूड से आयरन आया। तो आयरन जैसे फूड से आया तो ये कहाँ जाएगा, ये हमारी ये ओइसोफेगस के होते हुए ये यहाँ पर स्टोमक है, स्टोमक से डियोडिनम। ठीक है, ये डियोडिनम हो गया। क्लियर? अब जो आयरन है ये फूड से आया और ये डियोडिनम तक पहुँच गया। डियोडिनम में क्या होगा, ये दिस वन इज डियोडिनम इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो गाइस हम डियोडिनम को यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। जो डियोडिनम की एंट्रोसाइट होती है उसको हम यहाँ पर जूम करके दिखा रहे हैं। क्लियर गाइस? दिस वन इज डियोडिनम, दिस वन इज डियोडिनम, दिस वन इज डियोडिनम। क्लियर गाइस? अब गाइस डियोडिनम में जो आयरन आया है वो किस फॉर्म में आया, Fe3 के फॉर्म में। किस फॉर्म में, Fe3 के फॉर्म में। लेकिन जो आयरन एब्जॉर्प्शन होता है वो हरदम फेरस फॉर्म में होता है, ना कि फेरिक फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा गाइस फेरस फॉर्म में। गाइस एक एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट करता है, उस एंजाइम का नाम है, यहाँ पर एक एंजाइम होएगा जो इसको कन्वर्ट करेगा। इस एंजाइम का नाम है गाइस साइटोक्रोम बी, डियोडिनल साइटोक्रोम बी। इसको कन्वर्ट कर देगा Fe+2 फॉर्म में। अब गाइस जो Fe+2 फॉर्म है ये अंदर जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पर एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है गाइस मेटेलिक DMT, डायमेटेलोट्रांसफरेज। ठीक है, DMT1 क्या करेगा गाइस, ये डियोडिनम के अंदर प्रेजेंट होता है। ये Fe+2 को कहाँ ले जाएगा, डियोडिनम के अंदर। ठीक है, डियोडिनम एंट्रोसाइट के अंदर। क्लियर गाइस? ये Fe+2 आ गया साहब यहाँ पे, दिस वन इज Fe+2। क्लियर? अब जो Fe+2 है ये ट्रांसफर होएगा, देन ये बाहर निकल के क्या होएगा, ट्रांसफर होएगा। तो इस बाहर निकलने के लिए एक प्रोटीन होता है, एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं हम फेरोपोर्टीन। क्या बोलते हैं, फेरोपोर्टीन गाइस इसको कहाँ से रिलीज करता है, डियोडिनम सेल से इसको बाहर रिलीज कर देता है फेरोपोर्टीन। ठीक है, बाहर किस में रिलीज हो गया, Fe+2। लेकिन जो बाहर जो Fe+2 फॉर्म में हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट जो आयरन होता है
वो Fe+3 के फॉर्म में होता है, तो इसको वापस Fe+3 फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। इसको वापस किसके अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा? Fe+3 के फॉर्म में। तो इसको एक एंजाइम कन्वर्ट करता है Fe+3 फॉर्म में। उस एंजाइम का नाम है गाइस हेपेस्टीन। क्या नाम है? हेपेस्टीन। ठीक है, हेपेस्टीन इसको कन्वर्ट कर देगा Fe+2 को Fe+3 के अंदर। क्लियर गाइस यहाँ तक सारी चीजें। अब गाइस Fe+3 है, ये फिर एक ट्रांसफेरिन प्रोटीन आएगा, ट्रांसफेरिन, ये इसके साथ बाउंड हो जाएगा। Fe+3 के साथ बाउंड हो गया ट्रांसफेरिन। अब गाइस ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये देन ट्रांसपोर्ट करेगा। ये क्या करेगा? यहाँ पर एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया। अभी जो कॉम्प्लेक्स बना है Fe+3 और ट्रांसफेरिन का, ये देन ट्रांसपोर्ट करेंगे पूरी बॉडी के अंदर। कैसे करेंगे हम बताते हैं अभी। तो गाइस अब Fe++ ट्रांसफेरिन हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको कहाँ लिख दिया? यहाँ पर। ठीक है, समझ आना। Fe+ ट्रांसफेरिन जो है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये कहाँ जाएगा देखना। ये एक जाएगा लीवर के अंदर, दिस वन इज लीवर। ठीक है, एक जाएगा बोन के अंदर। कहाँ जाएगा? बोन के अंदर, दिस वन इज बोन। सपोज ये बोन है, दिस वन इज बोन। डायग्राम इतने अच्छे नहीं है मेरे। ठीक है, बोन के अंदर जाएगा। अब बोन के अंदर गए, जो बोन मैरो होती है, बोन के अंदर क्या आएगी? बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो के अंदर क्या आएगा? इरिथ्रोब्लास्टिक, जो इरिथ्रोपोइसिस कर रही है, इरिथ्रोब्लास्टिक सेल्स। ठीक है, जो इरिथ्रोपोइसिस करेंगी। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है गाइस? जो इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स हैं, इनके अंदर क्या होता है? जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, और वो ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर इसके बाइंड हो जाएगा। तो गाइस जो Fe है, Fe को ये यूज कर लेंगे। कौन? जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो यूज कर लेंगे, और किसके अंदर हेल्प करेंगे? इरिथ्रोपोइसिस के अंदर हेल्प करेंगे। क्लियर गाइस यहाँ तक? अब इसको मिटान रहा हूँ गाइस, मैं इस पूरी चीज को मिटान रहा हूँ। एक सेकेंड, इसको चीज को मिटान रहा हूँ। ठीक है, वैसे समझ में आ रहा है यहाँ तक सारी चीजें कि ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है, उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो इरिथ्रोपोइसिस कर रही हैं उन सेल्स के अंदर ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो ट्रांसफेरिन उसके अंदर बाइंड हो जाएगा। क्लियर गाइस? बाइंड हो गया। ठीक है, ये ट्रांसफेरिन ये बाइंड हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब क्या होता है गाइस? अब क्या होता है कि जो आरबीसीज हैं, अब जो मैक्रोफेजेस आएंगे, जो मैक्रोफेजेस हैं इनके, ये बोन मैरो है, ये लीवर है। ठीक है, अब इनके जो मैक्रोफेजेस हैं, आरी सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, ये मैक्रोफेजेस जो हैं, ये आरबीसीज को ईटअप करते हैं। ईटअप आरबीसीज। अगर जब आरबीसीज को ईटअप करेंगे ये, तो आरबीसी को ईट करने के बाद में Fe यहाँ पर क्या होएगा? बच जाएगा। Fe, आरबीसी के अंदर आयरन भी तो होता है, वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। क्लियर? Fe+2 बच जाएगा, और Fe+2 बोन मैरो और लीवर के अंदर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। स्टोर किस फॉर्म में स्टोर होता है? गाइज? फेरिटीन एंड हीमोसिड्रीन, इन दो फॉर्म में यहाँ पर ये स्टोर होता है, फेरिटीन एंड हीमोसिड्रीन फॉर्म में। क्लियर गाइज यहाँ तक सारी चीजें? ये जो है इनके अंदर जो आयरन होता है, फेरिटीन हीमोसिड्रीन, ये जो होता है ये नॉन फंक्शनल आयरन होता है। नॉन फंक्शनल आयरन प्रेजेंट होता है फेरिटीन और हीमोसिड्रीन के अंदर। जब इरिथ्रोपोइसिस के अंदर जब आयरन की कमी हो जाएगी, तब यहाँ से जो आयरन स्टोरेज है, ये फेरिटीन और हीमोसिड्रीन, यहाँ से आयरन इरिथ्रोपोइसिस के अंदर चला जाएगा। क्लियर गाइज यहाँ तक कि कैसे क्या मैकेनिज्म हो रहा है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया। अब देखते हैं गाइज एक्सक्रीशन। क्या देखते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक है गाइज, जो अमाउंट है आयरन का जो एक्सक्रीट होता है पर डे, वो होता है लगभग 0.5 से 1 मिलीग्राम डेली। ठीक है, और ये अमाउंट ट्वाइस हो जाता है अगर जो मेंस्ट्रुएशन वुमेन है या प्रेग्नेंट लेडी है, उसके अंदर ये अमाउंट ट्वाइस हो जाता है। क्लियर गाइज? अब गाइज जो Fe लॉस्ट होता है फ्रॉम बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्क्वेमाइजेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट, जो Fe लॉस्ट होता है बॉडी का, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है? डिस्क्वेमाइजेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये एक वर्ड है जिसको याद रखना है। जो इस एपिथेलियल सेल होती हैं उनका क्या होता है? डिस्क्वेमाइजेशन हो जाता है। जो जीआई ट्रैक्ट की जो एपिथेलियल सेल है उनका डिस्क्वेमाइजेशन हो जाएगा, और वहाँ से Fe क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाता है। गाइस यूरिन एंड स्वीट के फॉर्म में
स्वीट के थ्रू एक्सक्रीट हो सकता है, हेयर एंड नेल्स के थ्रू भी एक्सक्रीट ये हो सकता है। अब गाइस इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि आयरन किन किन कंटेंट में कहाँ कहाँ स्टोर रहता है। हीमोग्लोबिन के अंदर गाइस 65% आयरन, 65% ऑफ आयरन ऑफ द बॉडी इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन। क्लियर गाइस। मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर गाइस मसल पिगमेंट के रूप में 3.5% हीमोग्लोबिन का कहाँ रहता है, मायोग्लोबिन के अंदर, सॉरी आयरन का, ठीक है, एफिन मसल। तीसरा है गाइस हिम एंड नॉन हिम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स हैं उनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटालेज हो गया, पेरोक्सीडेज हो गया, सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज हो गया, आपका फ्लेवोप्रोटीन्स हो गए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करें हम गाइस ट्रांसफेरिन बाउंड आयरन। जो ट्रांसफेरिन बाउंड आयरन है वो कितना होता है, 0.5% आयरन ट्रांसफेरिन बाउंड होता है। क्लियर। फेरिटीन और जो हिमोसिड्रिन में जो स्टोर्ड आयरन होता है वो कितना होता है, 30% ऑफ आयरन, जो आयरन होता है उसका 30% कहाँ पर स्टोर रहेगा, फेरिटीन और हिमोसिड्रिन के अंदर। क्लियर गाइस, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। अब गाइस हम बात कर रहे हैं कि काजेस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या क्या काज हैं या फिर उसकी पैथोजेनेसिस क्या है। बहुत सारे काजेस हैं गाइस जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। डिक्रीज इनटेक मतलब हम जो हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है, डेवलपिंग है, तो उनके अंदर पॉवर्टी ज़्यादा है, पॉवर्टी ज़्यादा है तो हमारे पास एफी डेफिशिएंट डाइट होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। क्लियर। सेकंड है गाइस इंक्रीज रिक्वायरमेंट, जो प्रेगनेंसी है या मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है उनके अंदर ब्लड लॉस ज़्यादा होएगा, ब्लड लॉस ज़्यादा होएगा तो आयरन ज़्यादा लॉस होएगा, तो गाइस उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट से कम ले रहे हैं तो भी क्या हो जाता है, एफी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी, ठीक है। डिक्रीज इनटेक हमने बताया था अभी, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पॉवर्टी है तो वहाँ पर जो डाइट है उसके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तीसरी हम बात करेंगे इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, अब भाई क्या होता है, इनटेक भी सही है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको आयरन भी दे रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है, जो एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म है वो क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया उसके, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होएगा तो आयरन कैसे अंदर आएगा बॉडी के। क्लियर। फोर्थ है क्रोनिक ब्लड लॉस। ब्लड लॉस, अब जो ब्लड लॉस है वो ज़्यादा हो रहा है, तो ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है गाइस, तो क्या होएगा, ब्लड लॉस ज़्यादा होगा तो एफी भी लॉस होएगा, ब्लड के अंदर ही तो आयरन होता है तो एफी लॉस होएगा, तो एफी लॉस होएगा, एफी डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी कि कैसे क्या क्या काज है, सब कुछ हमने बता दिया यहाँ पे। अब गाइस हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। क्लियर गाइस। सबसे पहला क्लिनिकल फीचर होता है गाइस, हम बात करें कि जो क्लिनिकल फीचर है, ये जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ये 20 से 45 ईयर ऑफ एज के पीपल्स में ही ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर गाइस। और प्री मैच्योर इन्फेंट्स के अंदर, प्री मैच्योर इन्फेंट्स के अंदर क्यों पाई जाती है गाइस, ऐसे इन्फेंट्स जो मैच्योर होने से पहले ही क्या आ गए, यूट्रस के बाहर आ गए, क्यों, उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी क्यों होगी गाइस। जो आयरन है, जो इन्फेंट है वो कहाँ से लेता है, इन्फेंट जो आयरन है वो मदर से ही लेता है, मदर से ही लेता है। मदर उसको आयरन क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। क्लियर गाइस। अब गाइस जो आयरन जो है वो ट्रांसफ़र जो आयरन का होता है वो मेनली जो होता है लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर होएगा। लेकिन जो प्री मैच्योर इन्फेंट्स हैं वो लास्ट ट्राइमेस्टर से पहले ही क्या आ जाते हैं, यूट्रस से बाहर आ जाते हैं, तो उनके अंदर आयरन जो ओवरलोड होएगा मदर के द्वारा वो नहीं हो पाता, तो वो नहीं हो पाएगा गाइस, तो क्या हो जाएगा, उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। क्लियर गाइस। अब हम बात करेंगे इस क्लिनिकल फीचर की, तो पहले हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है गाइस, ठीक है, एनीमिया डेवलप हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम होने से गाइस पैलरनेस आ जाएगी, फटिगनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, डिस्पनिया आ जाएगा और पल्पिटेशंस हो जाते हैं। क्लियर गाइस। ओल्डर पेशेंट्स के अंदर ये डेवलप होता है, ठीक है। ओल्डर पेशेंट्स के अंदर क्या डेवलप होएगा, एंगिना और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ये सारी चीज़ें ओल्डर पेशेंट्स के अंदर डेवलप हो सकती हैं। क्लियर गाइस, सारी चीज़ें। अब बात करें गाइस हम एपिथेलियल चेंजेस की, एपिथेलियल टिश्यू चेंजेस। अभी तो हमने देखा एनीमिया की हीमोग्लोबिन कमी हो गई तो फेलर पटिगनेस हो गया। एक क्लिनिकल है गाइस एपिथेलियल, एफी डेफिशिएंसी के कारण जो एपिथेलियल जो टिश्यू है उसके अंदर भी चेंज आ जाते हैं,
क्या चेंज आता है गाइस, जो नेल्स है हमारे वो स्पिन शेप हो जाएंगे, और इस कंडीशन को कहते हैं गाइस कोइलोंचिया इस कंडीशन को कहते हैं, जो स्पून शेप्ड नेल्स हो जाते हैं उनको। क्लियर। टंग जो है गाइस वो कैसे हो जाएगी, एट्रोपिक ग्लोसाइटिस जैसे टंग हो जाएगी। ठीक है, जो कंडीशन है टंग की उसे क्या कहते हैं, एट्रोपिक ग्लोसाइटिस। क्लियर। माउथ जो है वो कैसे हो जाएगा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। माउथ की जो पोजीशन है, जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह हो जाएगी, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ठीक है। अब हम बात करेंगे इस पल्मनर विजन सिंड्रोम। पल्मनर जो विजन सिंड्रोम है वो भी इसके अंदर देखा जाता है। क्लियर गाइज। अब गाइज हम देखते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। लेबोरेटरी डायग्नोसिस हम देखेंगे कि हम लैब में क्या क्या फाइंड आउट करते हैं। ब्लड जो पिक्चर, हम ब्लड की बात करें, हम जो ब्लड की बात करते हैं और जो रेड सेल इंडिसेस की बात करेंगे हम यहाँ पे, उसमें क्या होता है कि एनीमिया डेवलप हो जाएगा। एनीमिया यहाँ पर डेवलप होएगा। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया डेवलप हो जाता है एफी डेफिशिएंसी से। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। बट गाइज कभी कभी क्या होता है, बट ओकेजनली मे बी मार्क्ड, ज़्यादा भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, मार्क्ड डेवलपमेंट एनीमिया का हो सकता है। ठीक है, वहाँ पर गाइज जो हीमोग्लोबिन अगर 6 से 6 ग्राम पर डेसीलीटर हो गया तो क्या डेवलप हो जाएगा, मार्क्ड एनीमिया भी डेवलप हो सकता है। क्लियर गाइज। पहले है एनीमिया। एनीमिया मतलब रेड ब्लड सेल जो है वो कम हो जाती है। क्लियर गाइज। हम बात करें ब्लड के अंदर हम क्या क्या फाइंडिंग्स करते हैं। ठीक है, पहला फाइंडिंग करते हैं हम हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है गाइज। हीमोग्लोबिन क्या हो गया, डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड फाइंडिंग हम करते हैं रेड सेल्स की। जो रेड सेल्स हैं, जो आरबीसीज हैं, वो क्या हो जाएंगी, हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक। हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक क्या होती है, माइक्रोसाइटिक मतलब जो साइज है आरबी, ये नॉर्मल साइज है तो ये ऐसे इस साइज की हो जाएंगी। ठीक है, माइक्रोसाइटिक मतलब साइज छोटी हो जाएगी। हाइपोक्रोमिक मतलब गाइज जो पिगमेंटेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, पिगमेंटेशन कम हो जाएगा तो सेंट्रल पैलर ज़्यादा हो जाएगा। मतलब पहले ऐसी थी, ये पिगमेंटेशन कम हो जाएगा, बाद में कैसे हो जाएगी, ऐसे पिगमेंटेशन है बीच के अंदर, ये क्या आ जाता है, पैलरनेस आ जाती है। हम अभी डायग्राम दिखाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, और क्या डेवलप हो जाता है गाइज आरबीसीज के अंदर, एनाइसोसाइटोसिस एंड पोइक्लोसाइटोसिस। ये क्या होता है गाइज, एनाइसोसाइटोसिस और पोइक्लोसाइटोसिस क्या होता है वो हम बताते हैं। एनाइसोसाइटोसिस गाइज शेप चेंज हो जाएगी, जैसे आरबीसी की रेगुलर शेप होती है ओवल शेप कैसे भी हो गई, सॉरी एनाइसोसाइटोसिस मतलब साइज में डिफरेंस, पहले आरबीसी ऐसी थी फिर ऐसे छोटी हो गई तो ये एनाइसोसाइटोसिस होता है। पोइक्लोसाइटोसिस मतलब है शेप, पहले ओवल थी अब स्क्वायर हो गई, रेक्टेंगल हो गई, उसे क्या कहते हैं, पोइक्लोसाइटोसिस। ठीक है, और ब्लड के अंदर हम क्या फाइंड आउट करते हैं गाइस, टारगेट सेल्स और पेंसिल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, इलेप्टिकल सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। क्लियर गाइस, यहाँ तक सारी चीजें। यहाँ देखना, ये जो सेल है, ये वाली जो सेल है, मार्क आउट कर रहा हूँ ना, ये वाली जो सेल, ये साइज में छोटी है ना, साइज में छोटी दिख रही है तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोसाइटिक। ठीक है, ये वाली जो सेल दिख रही है, ये वाली जो सेल, इसके अंदर सेंटर में जो वाइटिस ज्यादा हो रहा है, वाइटिस ज्यादा होता है तो सेंट्रल पैलर प्रेजेंट दिख रहा है ना, सेंट्रल पैलर यहाँ पर है। ये क्यों है गाइज, हीमोग्लोबिन कमी होगी तो इसको बोलेंगे हम हाइपोक्रोमिक। इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक। तो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया यहाँ प्रेजेंट होता है, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक आरबीसीज यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। क्लियर गाइज डायग्राम से। अब गाइज और लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखें तो रेटिकुलोसाइट जो काउंट है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल या फिर रिड्यूस्ड हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें जो इंडिसेस है, आरबीसी इंडिसेस, एमसीवी, एनसीएच, एमसीएससी, ये क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, प्लेटलेट्स की हम बात करें, अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो गाइस प्लेटलेट्स जो है यूजली नॉर्मल रहती हैं, यूजली क्या होती है, नॉर्मल एंड स्लाइटली रेज्ड हो सकती हैं, स्लाइटली टू मॉडरेट, ये थोड़ी सी बढ़ भी सकती हैं इन पेशेंट ऑफ, उन पेशेंट्स में ये बढ़ सकती हैं जो रिसेंट ब्लीडिंग टेंडेंसी शो करेगा, उसके अंदर प्लेटलेट्स बढ़ भी सकती हैं, वैसे नॉर्मली रहती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर। अब गाइस हम बात करते हैं बायोकेमिकल फाइंडिंग्स की, सॉरी बोन मैरो फाइंडिंग नहीं है गाइस, ये बायोकेमिकल फाइंडिंग है। एक सेकेंड, बायोकेमिकल फाइंडिंग है। ठीक है, पहले हम बात करें मैरो सेलुलरिटी की। जो मैरो के अंदर जो सेलुलरिटी है गाइस
सेलुलरनेस है मैरो के अंदर वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड हो जाएगी। क्लियर। सेकंड चीज़ है गाइज इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस की हम बात करें, मैरो के जो फाइंडिंग्स होती है इरिथ्रोपोइसिस की, नॉर्मोब्लास्टिक इरिथ्रोपोइसिस होएगी गाइज। जो नॉर्मोब्लास्टिक इरिथ्रोपोइसिस जो नॉर्मल होती है वो ऐसी होती रहेगी। क्लियर। गाइज क्या होता है यहाँ पर, जो प्रीडोमिनेंस होता है स्मॉल, प्रीडोमिनेंस ऑफ स्मॉल पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, ये क्या होते हैं गाइज, हैव थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड न्यूक्लियस। होता क्या है गाइज, होता क्या है वो हम बताते हैं। सपोज ये आपका नॉर्मोब्लास्ट है, ये नॉर्मोब्लास्ट है। क्लियर। यहाँ पर क्या होता है गाइज, यहाँ पर क्या होता है, ये थिन रिम न्यूक्लियस बीच में होएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म यहाँ पर थिन रिम के थ्रू होता है, साइटोप्लाज्म थिन रिम चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर थिन पतला सा साइटोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट होएगा। और गाइस ये इरिथ्रोपोइसिस होएगी यहाँ पर, वो नॉर्मोब्लास्टिक इरिथ्रोपोइसिस होएगी। यहाँ पर गाइस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो साइटोप्लाज्म का जो मैचुरेशन होएगा, साइटोप्लाज्मिक जो मैचुरेशन है वो लेग्स बिहाइंड द न्यूक्लियस मैचुरेशन, जो न्यूक्लियस का मैचुरेशन है उससे साइटोप्लाज्म जो मैचुरेशन है वो लेग्स बिहाइंड मतलब पीछे रह जाता है। उससे क्या होता है गाइज, उससे क्या होएगा, लेग्स बिहाइंड के कारण जो न्यूक्लियस है वो एकदम एक क्लम्प सा हो जाएगा बीच के अंदर ऐसे छोटा सा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं गाइज पिक्नोटिक न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, पिक्नोटिक न्यूक्लियस। क्यों होएगा गाइज, ये साइटोप्लाज्म मैचुरेशन लेग्स बिहाइंड, इसके कारण क्या होता है, साइटोप्लाज्म का मैचुरेशन है वो थोड़ा पीछे रहता है न्यूक्लियस के मैचुरेशन से, उसके कारण पिक्नोटिक न्यूक्लियस यहाँ पर डेवलप हो जाता है। हम इमेज दिखा रहे हैं गाइज यहाँ पर, एक सेकंड गाइज। ये था, ये जो बायोकेमिकल फाइंडिंग था, ये बोन मैरो फाइंडिंग है। सॉरी मेरे दिमाग में गलत हो गया, ये बोन मैरो, हम बोन मैरो की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, बोन मैरो फाइंडिंग्स है, वो बायोकेमिकल फाइंडिंग आगे आएगा, ठीक है। क्लियर। तो गाइज हम यहाँ पर एक इमेज दिखा रहे हैं आपको, इमेज दिखा रहे हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर ये देखिए आप, ये इमेज है गाइस। जो रेड सेल मॉर्फोलॉजी है वो हमने बता दी, नॉर्मल रेड सेल ऐसी होती है और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, साइज में छोटी हो जाएगी और पैरेललनेस दिख रही है, वाइटनेस दिख रही है ना बीच के अंदर, ठीक है। क्लियर गाइस। अब इरिथ्रोपोइसिस की हम बात करें गाइस, नॉर्मल इरिथ्रोपोइसिस में जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होता है। क्लियर। और यहाँ पर जो माइक्रो नॉर्मोब्लास्टिक इरिथ्रोपोइसिस होगी, इसमें क्या होता है गाइस, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस है गाइस वो क्या होएगा, बीच के अंदर आ जाएगा, क्लम्प हो जाएगा, बीच के अंदर क्लम्प हो गया ना न्यूक्लियस, ठीक है, बीच के अंदर क्लम्प हो गया। तो ये क्लम्प क्यों होता है गाइस, पता है ना आपको, क्यों, जो साइटोप्लाज्मिक जो मैचुरेशन है वो लेग्स बिहाइंड कर रहा है, साइटोप्लाज्म मैचुरेशन लेग्स बिहाइंड कर रहा है, उसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो अंदर क्लम्प हो जाएगा। तो इस इरिथ्रोपोइसिस को बोलेंगे माइक्रो नॉर्मोब्लास्टिक इरिथ्रोपोइसिस। क्लियर। नॉर्मोब्लास्टिक नॉर्मल के अंदर होता है। क्लियर गाइस, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। और जो मैरो का आयरन स्टोर है वो नॉर्मल और यहाँ पर डेफिशिएंट होता है। यहाँ तक बातें समझ में आनी चाहिए गाइज आपको। क्लियर। अब गाइज हम देखेंगे बायोकेमिकल फाइंडिंग्स। यहाँ आता गाइज वो बायोकेमिकल फाइंडिंग्स हम यहाँ पर देखेंगे। गाइज जो आयरन है Fe है वो क्या हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाएगा। क्लियर, कम हो जाता है गाइज, 40 से 140 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर रह जाता है। फेरिटिन का जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। गाइस फेरिटिन और आयरन का लेवल कम हो गया तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, अब आयरन गाइस जो बाइंडनेस है आयरन की वो बढ़ सकती है, क्योंकि आयरन कम है तो आयरन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी गाइस, आयरन की कम होने की वजह से, क्योंकि कंपटीशन नहीं रहेगा ना, तो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेरम ट्रांसफेरिन जो रिसेप्टर होते हैं गाइस, जो सेरम ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उनका भी लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर गाइस। और ये गाइस सेरम जो ट्रांसफेरिन जो रिसेप्टर प्रोटीन है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इरिथ्रोइड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर गाइस यहाँ तक। तो गाइस हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। गाइस बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, एक होती है ओरल थेरेपीज, एक गाइस होती है पैरेटल थेरेपी। और गाइस इनको मॉनिटर कैसे करते हैं इन थेरेपीज को, कि ये थेरेपी सही हो रही है या गलत हो रही है। गाइस अगर सही हो रही है ना, ये जो थेरेपी सही हो रही है तो उनके अंदर जो रेटिकुलोसाइट्स काउंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
अगर सक्सेसफुल हो रही है तो रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ जाएगा। क्लियर गाइस, तो ये ट्रीटमेंट हो गया। तो गाइस यहाँ पर हमने पूरे यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कवर कर दिया है पूरा A to Z, कुछ ही नहीं बचा गाइस यहाँ पे। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप चैनल को, अगर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ चाहिए तो। टेक केयर गाइज एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।